Hello friends, this session we talk about Pseudomonas aeruginosa. Um, Pseudomonas are gram-negative bacilli. They are found in soil and water. They are ubiquitous. They are found everywhere in nature. उसमें Pseudomonas aeruginosa is a prototype species, representative species, जो most important है उसमें. Pseudomonas aeruginosa की morphology कैसी है? They are gram-negative bacilli with polar flagella and they are motile gram-negative bacilli. They do not form spores. They are catalase positive and oxidase positive. So either you are supposed to remember these important points about Pseudomonas, that it is motile, aerobic, catalase positive and oxidase positive. करीब से देखो, then how it will look in the microscope. They will look like gram negative bacilli. ठीक है, Pseudomonas gram negative bacilli. फिर वो रहता कहाँ कहाँ है, उसका हैबिटेट क्या है? तो वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में, वाटर में, फिर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सब जगह, नेचर में सब जगह होता है Pseudomonas. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में भी कुछ कुछ लोगों में होता है, कॉलोनाइज करके रहता है बॉडी में. बाकी मेन उसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. नोज़ोकोमियल पैथोजन, नोज़ोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ठीक है, तो सॉइल में, वाटर में, सब जगह तो है ही, बाकी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में भी वो काफ़ी प्रोमिनेंटली सब जगह पाया जाता है. ठीक है, और इट इज़ एन इमर्जिंग अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ऑफ क्लिनिकल रिलेवेंस, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, और Pseudomonas जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स का भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट माई डोर, उसको क्या इन्फेक्शन करना भी ईजी है और सर्वाइव करना भी ईजी है. It has so many features, so many benefits, so many advantages that it is easy for Pseudomonas to survive in any condition. It is easy for Pseudomonas to cause infections and then cause dissemination. जनरली वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ही करता है, इम्यूनो कॉम्पोनेंट में इन्फेक्शन नहीं करता है. और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में करेगा तो टिश्यू में पहले अटैच करेगा, अटैच करके इन्वेड करेगा, इन्वेड करके फिर डिसेमिनेशन भी कर सकता है. और वो ऐसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, जॉइंट बोन इन्फेक्शंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस कर सकता है. और इट इज़ इन एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स और अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में वो कर सकता है इन्फेक्शन. सीरियस इन्फेक्शन Pseudomonas के कैंसर पेशेंट्स में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में और बर्न्स के पेशेंट्स में होते हैं. और ये सीरियस इन्फेक्शंस वाले जो केसेस है उसमें केस फैटेलिटी रेट हाई है. मेरे डाइट से मेरे काम का पता ही नहीं चलता. Pseudomonas का, एरोजिनोसा का डाइट बहुत कम है. इट कैन ग्रो इन वेरी मिनिमल न्यूट्रिएंट्स, इट कैन इवन ग्रो इन डिस्टिल वाटर. ठीक है, तो सिर्फ पानी में भी ग्रो कर सकता है अगर, तो उसका मतलब एडेप्टेबिलिटी उसका काफ़ी हाई है. और देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स विच इट कैन यूज़ एज न्यूट्रिएंट्स, more than 75 compounds it can use as nutrients. तो उसकी ये जो मेटाबॉलिक वर्सेटिलिटी है वो उसका एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है, और इवन एडवर्स कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर सकता है, बिकॉज उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी सिंपल है. ठीक है, तो खाना पीना बहुत सिंपल है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है. इट्स टू गुड टू किल. उसको क्या बहुत सारे फिज़िकल कंडीशंस को रेजिस्टेंट है, वो ड्राइंग, हीट, उन सब को रेजिस्टेंट है. एडवर्स कंडीशंस को, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो भी वो सर्वाइव करेगा. फिर जो हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उनमें भी कई एंटीबायोटिक्स को वो रेजिस्टेंट है. फिर जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में, एंटीसेप्टिक्स यूज़ होते हैं, उनमें भी कईयों को रेजिस्टेंट है. तो इतने सारे उसके पास एडवांटेजेस हैं कि उसको किल करना भी हॉस्पिटल में भी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे रिएजेंट्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट Pseudomonas aeruginosa.
बाकी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में वो ग्रो करना पसंद करता है, इसीलिए उसका वाटर में हैबिटेट है, ठीक है। टेंडेंसी टू ग्रो इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स। फिर उसके कॉलोनी टाइप्स होते हैं 2 टाइप के, मतलब ऐसे 3 टाइप के। तो जो नेचर में से जो सुडोमोनास मिलते हैं वो ड्राई और रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, और जो पेशेंट्स में से सुडोमोनास मिलते हैं वो मॉइस्ट कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। और मॉइस्ट में भी 2 टाइप की कॉलोनीज पाई गई है। एक फ्राइड एग अपीयरेंस है कॉलोनीज़ का, वो लार्ज स्मूथ और एलिवेटेड अपीयरेंस वाली कॉलोनीज होती हैं। कई सैंपल्स में फ्राइड एग कॉलोनीज आती है। फिर कुछ सैंपल्स में मुकॉइड अपीयरेंस की कॉलोनीज आती है। मुकॉइड अपीयरेंस, मुकॉइड मतलब एबंडेंट स्लाइम लेयर होता है, कैप्सुलर मटेरियल काफ़ी सारा होता है, उसको बोलते हैं मुकॉइड। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट्स में से जो आइसोलेट होता है सुडोमोनास, उसमें कई में म्यूकॉइड कॉलोनीज होती है, ठीक है। फिर रंगीला, रंगीला मीन्स इट हैज़ सेवरल पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है सुडोमोनास एरोजिनोसा। 4 पिगमेंट्स है, ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक, ठीक है। ब्लू वाला है पायोसियानिन, ग्रीन वाला है पायोवर्डिन, ब्लैक वाला पायोमेलानिन और रेड वाला पायोरुबिन, ठीक है। तो पायोसियानिन, पायोवर्डिन, पायोमेलानिन, पायोरुबिन, ये 4 उसके पिगमेंट हैं। और ये पायोसियानिन और पायोवर्डिन कॉमनली ऑकर करते हैं। और एक टर्म है ब्लू पस करके, तो वो पास्ट में लिटरेचर में ब्लू पस करके रिफ़र करते हैं कि जो कई पेशेंट होते हैं जिसको वुंड होता है उसमें पस डिस्चार्ज होता है, वो ब्लूइश कलर का होता है कुछ में। दैट ब्लूइश कलर इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट पायोसियानिन ऑफ सुडोमोनास एरोजिनोसा। तो द टर्म ब्लू पस रिफर्स टू सुडोमोनास पायोसियानिन पिगमेंट। ये हरा और नीला, तो द ग्रीन कलर पिगमेंट एंड द ब्लू कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर इज पायोवर्डिन एंड द ब्लू कलर इज पायोसियानिन, ठीक है। ये दो उसके कॉमन पिगमेंट है, पायोवर्डिन और पायोसियानिन। सुडोमोनास जब बॉडी में आएगा किसी भी पर्सन में, तो वो एक तो वो उसकी इन्वेजिव प्रॉपर्टी है, इन्वेजिवनेस है। तो इन्वेजिवनेस की वजह से वो स्प्रेड होके बहुत जगह पे जा सकता है बॉडी में। आएगा, पहले अटैच करेगा टिश्यू में, फिर कॉलोनाइज़ करके लोकली वो इन्वेट करेगा, तो लोकल टिश्यू पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर वहाँ से डिसेमिनेट करके दूसरे टिश्यूज़ में भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे वेपन्स हैं जो टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फर्दर आगे बैक्टीरिया को स्प्रेड होने में हेल्प कर सकते हैं। आके बोर्डिंग और लॉजिंग करने का, टिश्यू में कॉलोनाइज़ करने का, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलोनाइज़ कर सकता है या जीआई ट्रैक में कॉलोनाइज़ कर सकता है, और वहाँ पे से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो वहाँ पे जीता रहेगा। फिर कॉलोनाइज़ करने के बाद कभी वो उसकी संख्या बढ़ सकती है, एंड इट कैन लीड टू मैनिफेस्टेशन, डिजीज़ कर सकता है। कॉलोनाइज़ करा हुआ फिर अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कॉलोनाइज़ करे हुए बैक्टीरिया को रिमूव भी कर देता है बॉडी, और नहीं होती इम्यूनिटी अच्छी तो कॉलोनाइज़ करे हुए फिर आगे जाके वो डिजीज़ कर देते हैं। तो सुडोमोनास रेस्पिरेटरी जीआई ट्रैक में कॉलोनाइज़ करेगा, लेकिन अब एक्चुअल में वो सुडोमोनास कहाँ से आया वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नेचर में सब जगह है। तो या तो डाइट से आया या कॉन्टैक्ट से आया, कैसे आया वो ट्रेस करना मुश्किल, बिकॉज इट इज़ एवरीवेयर इन नेचर, यूबिक्विटस। उसके पिलाई होते हैं, पिलाई, तो वो उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो ये उसका एक विरुलेंस फैक्टर है, पिलाई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई एंड विद वेरियस अदर agents it will attach to the host cells, epithelial cells. फिर वहाँ से it will start multiplying, it will invade the entire tissue and it can disseminate to other tissues as well. चिपकू, तो उसका ये जो टिश्यू पे अटैच करने का प्रॉपर्टी है, उसमें कौन कौन से विरुलेंस फैक्टर्स उसको हेल्प करते हैं। एक तो उसके पिलाई है, फिर उसमें से थोड़ा मुकॉइड सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, कैप्सुलर मटेरियल, मुकॉइड स्लाइम। तो वो एकदम स्टिकी एल्जिनेट पॉलीमर्स होते हैं, और वो एल्जिनेट पॉलीमर्स भी उसको टिश्यू में अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो एक तो पिलाई है, फिर ये एल्जिनेट स्टिकी मुकॉइड सब्सटेंस है, और उसके अलावा दूसरे भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं टिश्यूज़ में अटैच करने के लिए। फिर बायोफिल्म करके एक चीज़ होती है। बायोफिल्म मतलब क्या कि एक मेशवर्क, एक जाली बन जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कैथेटर है या राइल्स ट्यूब है, वो 3-4 दिन तक अगर रहता है तो उसमें से फ्लूइड पास हो रहे होते हैं, वहाँ पे कभी
कैथेटर के इनर लाइनिंग में एक मेशवर्क बन सकता है, एक जाली बन सकती है, और वो जाली में अंदर बैक्टीरिया खूब सारे डेवलप हो सकते हैं, और वो उनका एक सेफ़ हेवन हो जाता है रहने का। और उसमें वो बैक्टीरिया से मुकॉइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो मुकॉइड सब्सटेंस की वजह से वो मेशवर्क जो है वो पूरा इंटैक्ट रहता है, सब जुड़े रहते हैं आपस में। और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी जो जाती है अगर ट्यूब में से, तो वो भी उस मुकॉइड मैट्रिक्स को इन्वेड नहीं कर सकती, इतना स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं बायोफिल्म, और ये बायोफिल्म कहीं भी डेवलप हो सकती है थोड़े दिनों में, थोड़े समय में। जैसे न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं या कोई भी कंडीशन में मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो ये बैक्टीरियाज मिलके एक बायोफिल्म बना देंगे, और वो बायोफिल्म के अंदर वो सर्वाइव करेंगे, और फिर वो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके दे विल इंक्रीज इन नंबर। और बायोफिल्म में अंदर ड्रग्स जाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए दैट इज़ अ डेंजरस थिंग। तो ये बायोफिल्म में भी सुडोमोनास हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसका जो स्लाइम होता है वो सब उसकी वजह से एक पूरी स्टिकी मैश वर्क बन जाती है, और उसको फिर फैगोसाइटोसिस करना भी डब्ल्यूबीसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसमें ट्रैप्ड होते हैं। सुडोमोनास जनरली उसकी स्मेल है ना, फ्रूटी ओडर होता है, तो बायोफिल्म हो या कहीं भी आप ग्रोथ उसकी देखोगे तो वहाँ पे आपको यू कैन हैव अ फ्रूटी ओडर, उसमें से स्मेल आ सकता है कभी। फिर ये मुकॉइड पॉलीसेकेराइड है, एल्जिनेट स्लाइम है, ऐसे मल्टीपल एजेंट्स हैं उसके पास विच हेल्प इट टू ग्रो प्रॉपरली इन द बायोफिल्म्स, विच हेल्प इट टू अटैच विद द होस्ट टिश्यूज़, एंड इट इज़ ऑल्सो लेस ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कई सारे एंटीबायोटिक्स के प्रति सुडोमोनास इज़ इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट। उसमें वो परमिएबिलिटी है ही नहीं, अलाउ ही नहीं करता वो उनको अंदर जाके एक्ट करने के लिए, तो वो भी उसका एक एडवांटेज है सुडोमोनास का। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उसमें मुकॉइड स्ट्रेन्स होते हैं सुडोमोनास के, वो सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर देते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ट्रीटमेंट आल्सो। ये उसकी काबिलियत ये है कि उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स और टॉक्सिन्स हैं जो उसको ग्रो करने में, टिश्यू डैमेज करने में, बैरियर्स ब्रेक करके आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, और फैगोसाइटोसिस से बचाने में भी हेल्प करते हैं, होस्ट इम्यून डिफेंस से भी उसको बचाते हैं। तो ये सब उसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके विरुलेंस फैक्टर्स में ये सब आएंगे, एडहेसिन्स हैं, पिलाई, फिर पॉलीसेकेराइड स्लाइम, एल्जिनेट स्लाइम, यानी ये सब एडहेसिन्स। फिर इन्वेजिन्स हैं जो उसको इन्वेट करने में हेल्प करते हैं, इलास्टेस है, अल्कलाइन प्रोटीएस है, हेमोलाइसिन्स, साइटोलाइसिन्स, सिडरोफोर्स, पायोसियानिन पिगमेंट, दिस आर ऑल इन्वेजिन्स। फिर मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला है, पिलाई, रिट्रैक्टाइल पिलाई है कीमोटैक्सिस के लिए। टॉक्सिन्स हैं, एक्सोएंजाइम ए, एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोएंजाइम एस, लिपोपॉलीसेकेराइड। फिर एंटीफैगोसिटिक सरफेस प्रोटीन्स हैं, कैप्सूल और स्लाइम। डिफेंस अगेंस्ट सीरम बैक्टीरियासिडल एक्शन में भी कैप्सूल और स्लाइम ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो यू जस्ट सी दैट इट हैज़ सच ए वेल इक्विप्ड आर्मी, many things for attachment, many things for invasion, many things for protecting it against invasion and against phagocytosis. So many weapons होगा जिसके पास, और सर्वाइव करने के लिए भी जो बहुत कम चीज़ में सर्वाइव कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, और जिसके पास इतने सारे वेपन्स होंगे तो उसको फिर क्या दिक्कत है, उसको क्या मुसीबत है, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, और इसीलिए वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। इसीलिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ये होते हैं सुडोमोनास, तो वो बार बार ड्रग्स को एक्सपोज होते हैं, तो बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू ड्रग्स उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सुडोमोनास दे आर सर्कुलेटिंग इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे में पेशेंट्स को अगर हो जाए वो इन्फेक्शन, तो वेरी फ्यू एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सुडोमोनास, और कुछ ऐसे भी स्ट्रेन्स आते हैं कि जो कोई भी एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट। ये डिफेंस अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जेनेटिक एट्रीब्यूट्स, इकोलॉजिकल क्राइटेरिया, ये सब उसका विरुलेंस, मतलब ये पूरा उसका आर्मी में ही आता है। एडेसिन्स, इन्वेजिन्स, टॉक्सिन्स, एंटीफैगोसिटिक, मोटिलिटी फैक्टर, डिफेंस अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जेनेटिक एट्रीब्यूट्स। जेनेटिक एट्रीब्यूट में इसके पास कैपेसिटी है वो जीन्स के ज़रिए ड्रग रेजिस्टेंस स्प्रेड करने का, तो रेजिस्टेंस फैक्टर
और ये सब कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के ज़रिए सुडोमोनास कैन स्प्रेड अमंग अदर सुडोमोनास स्ट्रेन्स एंड इवन अदर बैक्टीरियाज ऑल्सो। फिर इकोलॉजिकल क्राइटेरियाज भी उसके लिए एडवांटेज है कि इट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। So many benefits it has, so many advantages it has, that it makes it easy for Pseudomonas to survive and cause disease in human beings. Antibody mediated immunity plays a role in Pseudomonas infection. Dissemination हो सकता है different areas में, it can spread because it has tissue, it has enzymes which can damage the tissues and allow Pseudomonas to spread in the surrounding areas and invade different areas. So dissemination is quite feasible, easy for Pseudomonas. क्या क्या इन्फेक्शन कर सकता है? एंडोकार्डाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआई ट्रैक, जीयू ट्रैक, सीएनएस, you name the system and it is there in the list. बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ठीक है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, skin soft tissue infection like wound, pyoderma, dermatitis, means all the body organs can be involved and wide variety of diseases are possible, wide spectrum, ठीक है। अब ये क्या नटशेल में उसके कुछ प्राइमरी फीचर्स दिए हुए हैं कि एक तो पिगमेंट प्रोडक्शन है, प्रॉम्प्ट ऑक्सीडेस टेस्ट है, फिर उसकी कुछ कलर्ड कॉलोनीज आती है पिगमेंट की वजह से, मैकों की न्यूट्रिएंट अगर उन सब पे, ठीक है, ऑक्सीडेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर्स है, फिर लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता, फ्रूटी ऑर्डर है, 42 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकता है, यूवी लाइट में फ्लोरेस करता है। ये सब उसके सब मेन फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई सुडोमोनास एरोजिनोसा। फिर इट इज़ फाउंड इन स्किन ऑफ मैनी हेल्दी पीपल ऑल्सो, स्किन में भी कई लोगों में हो सकता है और इंटेस्टाइन में भी हो सकता है कई लोगों में। It may just simply be living there in those tissues and not cause anything, or it may once in a while cause infections also, and they can even transmit to other people to cause infections. हॉस्पिटल की रग रग में, डिसइंफेक्टेंट्स में, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में, फूड में, सिंक्स में, ट्रैप्स में, टॉयलेट्स में, शावर्स में, मॉप्स में, हर जगह they can survive, हर जगह they can be there. So it is very very necessary to take care of sterilization and disinfection of hospital equipments and places, because if this proper sterilization and disinfection is not taken care of, then Pseudomonas surviving in these areas can very easily lead to infection to patients as well as the healthcare workers, and many of such infections can be such that they are difficult to treat because the Pseudomonas are multi-drug resistant, ठीक है। हैंड कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड फोमाइट्स के ज़रिए स्प्रेड हो सकता है, फूड वाटर से कंटेमिनेट हो सकता है, इनहेलेशन से ट्रांसमिट हो सकता है। तो इट हैज़ सो मेनी रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। फिर इसका कंट्रोल करना है तो फिर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करने का, रेस्पिरेटर, कैथेटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट सबका ध्यान रखने का, कंटेमिनेशन नहीं हो ये ध्यान रखने का, टाइमली चेंज करने का, जो इक्विपमेंट्स है वो सब टाइम टू टाइम चेंज करने का, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेने का। दिस आर ऑल, इफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, देन इट इज़ possible to prevent Pseudomonas infection, but any laxity in the precautions can lead to severe infections. फिर एक सेट्रिमाइड अगार करके है, वो उसका एक सिलेक्टिव मीडियम है। तो डेटॉल सेट्रिमाइड डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन Pseudomonas can grow in these substances, in these disinfectants. So cetrimide is used for preparing selective medium for Pseudomonas. तो सेट्रिमाइड अगार में बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, बट Pseudomonas क्योंकि धुरंधर है वो उसमें सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसे में सेट्रिमाइड अगार कैन बी यूज एज ए सिलेक्टिव मीडियम, ठीक है। Who says antibiotics are effective? Many antibiotics are not effective because it has a permeability barrier. तो वो उसको अलाउ ही नहीं करता अंदर जाने के लिए, और अगर अंदर जाता है कोई एंटीबायोटिक तो ये उसको थ्रो आउट भी कर देता है इफ्लक्स मैकेनिज़्म से। बाकी बायोफिल्म भी बना देता है। बायोफिल्म बन जाने का तो फिर वो अंदर एंटीबायोटिक उस आ नहीं सकती बायोफिल्म के अंदर, तो उसके अंदर जो Pseudomonas सर्वाइव कर रहे हैं बायोफिल्म के अंदर, दे विल सर्वाइव, एंटीबायोटिक्स विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो वो इफ्लक्स मैकेनिज़म्स के ज़रिए कई एंटीबायोटिक्स को थ्रो आउट कर देगा, ठीक है।
और सो लेट द एंटीबायोटिक्स कम इन, आई विल थ्रो देम आउट। बाकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए भी इसके पास प्लाज्मिड होते हैं, तो वो प्लाज्मिड के ज़रिए वो दूसरे सुडोमोनास के स्ट्रेन्स में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड कर देता है, और इनफैक्ट दूसरे स्पीसीज़ को भी ये बेनिफिट्स वो देता है। इधर क्लेप्सिला इकोलाई वो सब को भी ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देता है, तो उनके अंदर भी रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी ये बिगड़ा हुआ सुडोमोनास दूसरों को भी बिगाड़ देता है। ठीक है। Only a few antibiotics are effective against Pseudomonas aeruginosa, including fluoroquinolones, gentamicin, and imipenem. And even these antibiotics are not effective against all the strains. बाकी difficult to treat है Pseudomonas, particularly in cystic fibrosis patients. वहाँ पे म्यूकॉइड स्लाइम और वो सब इतना होता है कि वो उसमें अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं Pseudomonas, और इसमें एंटीबायोटिक्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन सच केसेस. So that completes about Pseudomonas. We just quick wrap up कि एक तो it has very advantages of survival. It has various pigments. It has various virulence factors. It has a tendency to cause infection in immunocompromised patients. It can live very well in the hospital environment and different places in the hospital. It is ubiquitous, found in soil everywhere, and it is multi-drug resistant, and etc. etc. So with this we finish Pseudomonas aeruginosa today. In the next session we will be talking about Burkholderia and Stenotrophomonas. Thank you.